हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड। मे 22 का रिजल्ट जस्ट अभी ही आया है। फॉर ऑल दोज अन अकेडमी चैंपियंस वी हैव ब्यूटिफुल रिवॉर्ड्स टू गिव यू ऑल। गाइस, आप लोगों की कंसिस्टेंसी, आप लोगों का डिटर्मिनेशन एंड आप लोगों का जुनून ही है जिसने ये डिग्री आपके लिए फेच करके लेकर के आया है। सेकेंडली, जो भी स्टूडेंट्स अब तक नहीं क्लियर कर पाए हैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, काफ़ी सारा स्ट्रगल, काफ़ी सारा टाइम जो आप स्टडीज़ के लिए नहीं डिवोट कर पाए, बट इट्स ओके। नेवरदलेस, नवंबर 22 इज़ जस्ट नियर बाय। सो जो भी बच्चे नहीं क्लियर कर पाए, वी आर ऑन द रेगुलर बेसिस ट्राइंग टू अपलोड फ्री रिसोर्सेज फॉर यू. So in case you are trying to complete the portion in a shorter span of time, you can just go through the YouTube videos जहाँ पे अपकमिंग वीक्स में आई बी ऑल्सो पोस्टिंग द वीडियोज ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ। तो जिनका भी काम हमको यूज़ करना है ना, उनका आज टॉपिक पढ़ना है। सो ऐसे इसकी सीरीज़ में इसे 600 सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग ऑल द सेशंस एंड रेगुलर नोट। तो ये जो सेशन है करीब करीब आपका 80 to 90% ऑफ द पोर्शन यहीं पे एज अ पार्ट ऑफ रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ एट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल और यू हैव नॉट प्रेस द बेल आइकन, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट। ठीक है, एंड जो अनअकैडमी चैंपियंस हैं उनके लिए ये सारे रिवॉर्ड्स हैं जो आपके लिए ही हम लोग लेकर के आए हैं। इस रिवॉर्ड पाने के लिए आपके रिजल्ट्स की जो डिटेल्स है ना, वो गूगल ड्राइव की लिंक में आपको पेस्ट करनी है। तो गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं आपको दे रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो गाइज, प्लस क्लास एज वेल एज आइकॉनिक बैचेस हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किए हुए हैं फॉर नवंबर 22 एंड मे 23। मैम, आइकॉनिक बैच में ऐसा क्या है? Iconic batch actually gives you an added advantage to watch the lectures in a premium recorded content. जो studio recording है, wherein you don't waste time, wherein you have a kind of flexibility to watch the animated lectures so that you can retain on a best possible manner. ठीक है, सो नवंबर 22 एंड मे 23 के आइकॉनिक और प्लस बैचेस ज्वाइन करने के लिए यू कैन वेरी वेल यूज द कोड ऑडिट सार एंड टेक अप द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, after completing 600, starting with 610, that is using the work of internal auditor. Using the work of internal auditors. अभी जो using the work of internal auditor है ना, that totally divides the use of the work in two forms. See, जो भी organization में as per section number 138 there is a need to appoint internal auditor. ये internal auditor can be any person. Section number 138 background में recall करना. Section 138 asks what? ये चाहता है कि internal auditor कोई specific companies को अपॉइंट करना अनिवार्य है। मतलब इन्होंने एक लिस्ट ऑफ कंपनी, एक ऐसी कंपनीज का नाम दे करके रखा है कि यार इन लोगों को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। अब इन्होंने जो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है, क्या जरूरी है कि ये हैज टू बी ए सीए? नो, हम लोगों ने कहा था ही कैन बी ए सीए, ही कैन बी ए सीएमए और ही कैन बी एनी अदर प्रोफेशनल, एनी अदर प्रोफेशनल। तो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर, तो ये पर्सन का काम हम लोग डायरेक्टली यूज कर ले क्या? दैट टोटली इज आवर चॉइस। तो हम लोग इनका काम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, एज डायरेक्ट असिस्टेंस, एज डायरेक्ट असिस्टेंस जहां पे हमको ये लगे कि यार ये जो सामने वाला पर्सन है, ये जो इंटरनल ऑडिटर है, ही इज अ सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। जितना इंपॉर्टेंस मैं मेरे आर्टिकल्स को दे रही हूँ, मैं मेरे थर्ड ईयर आर्टिकल्स या फिर मैं एंगेजमेंट टीम को दे रही हूँ, उतना ही इंपॉर्टेंस मैं ये इंटरनल ऑडिटर को दे सकती हूँ। तो मैं इनका काम डायरेक्ट असिस्टेंस के नाम पे यूज कर सकती हूँ। दूसरा कहलाया जाता है कि अगर हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने की कोशिश करें, तो इंटरनल ऑडिटर का काम एज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, एज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। दिस आई विल टेल यू हाउ एंड in what manner this function runs. समझो, we have always understood, जब भी मैं आपको स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग भी सिखा रही थी, तभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों जब भी हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन, सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये सब जब भी हम लोग बनाते हैं ना, वी ऑलवेज टेक इन टू कंसिडरेशन द
we always take into consideration the internal control system. अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी गुड, हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंगली द ऑडिट प्रोसीजर्स, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स विल बी लेस. बस यही कहलाया जाता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन. दिस इज अ फंक्शन विच हैज 3 areas in it. It is having 3 areas. It is GRC. So internal audit function has 3 elements in it. पहला गवर्नेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से अपने ऑपरेशंस, अपने रिस्क, अपने ऑपरेशंस के ऊपर जो एक्टिविटी है उसका गवर्नेंस कर रहा है. हाउ द सुपरविजन इज, व्हाट इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, बिटवीन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिट कमिटी. So that is the governance structure. R stands for risk management and risk associated with risk regards to fraud. अगर हम लोग ये कहे कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी गुड, मतलब कंपनी को पता चला, कंपनी को जस्ट भनक भी पड़ी ना कि इस एरिया में फ्रॉड होने की चांसेस या गुंजाइश है, कंपनी ने तुरंत एक्शन ले लिया, तो हम लोग कहते हैं कि हाउ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज. एंड लास्ट टॉक्स अबाउट कंट्रोल्स. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स, हाउ इट इज. इंटरनल छोटे छोटे जो कंट्रोल एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे भी उन्होंने काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें बता करके रखी है. उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हाउ द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर इम्प्लीमेंटेड, हाउ द फाइनेंशियल कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स हो रहा है कि नहीं, लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं. तो ये 4 चीजों के बारे में उन्होंने बताया है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव. फिर उन्होंने कह के रखा है कंट्रोल एक्टिविटी बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे हैव आल्सो स्पोकन अबाउट So they have also spoken about laws and regulation. यहाँ पे आता है safeguarding of assets and last compliances with applicable laws and regulation. ये रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये वाले चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया कि व्हाट इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन. तो मैम हम लोग यहाँ पे क्यों ये सब पढ़ रहे हैं बच्चों? ये सब पढ़ने की इसके लिए नीड है क्योंकि इसके ही बेसिस पे वी बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल बी डिसाइडिंग कि बॉस वेदर आई कैन रिलाई ओवर द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, वेदर आई शुड यूज हिज वर्क और नॉट. अगर यूज करना है तो किस हिसाब से करें, जस्ट एज अ फंक्शन यूज करें बाय deciding upon the appropriate nature, timing and extent of audit procedures, या फिर we can use his work as direct assistance. Is this thing super clear? This is the initial framework and हाँ before internal audit function. ये आपके दूसरे वाले चैप्टर में आपको दिखेगा, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में. So what is an internal audit function? A function of any entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of GRC, effectiveness of GRC, governance, risk management and control process. So as per 610, using the work of an internal auditor, the objective of internal audit function varies मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड स्ट्रक्चर. देखो आज मैं आपको बोलने जाऊं कि यू इम्प्लीमेंट अ सेपरेट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन सेपरेटली इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बट ये इम्प्लीमेंट करना सही है नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स. सो इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज आई टोल्ड यू हैज 3 थिंग्स. इसके ऊपर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. हाँ, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि यार गवर्नेंस किस हिसाब से, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, गवर्नेंस का मतलब होता है कि हाउ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज व्यूइंग योर प्रोसेसेस. गवर्नेंस किस हिसाब से हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन अमॉन्ग द TCW एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, इसका मतलब होता है गवर्नेंस. रिस्क रिलेटिंग टू फ्रॉड, कि हाउ कितना सक्षम है कंपनी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि फ्रॉड है कि नहीं. एंड लास्ट एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल. जो क्वेश्चन पूछा था ना स्टूडेंट्स, इट वाज दिस रिटेल क्वेश्चन कि अच्छा चलो बताओ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में देयर आर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, एक्सप्लेन. हमको 4 चीजें बतानी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल,
एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसी के बारे में बोल रही थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सच एज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एंड लास्ट compliances with laws and regulation. Compliances with laws and regulation. ठीक है, सो यहाँ पे 4 चीजें आती हैं, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशन. बच्चों अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल वीक है तो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को लेटर ऑफ वीकनेसेस देगा. क्या देगा? लेटर ऑफ वीकनेसेस. ये आपको ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी पढ़ाया हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ऑडिट कमिटी क्या करता है, लेटर ऑफ डेफिशिएंसी लेता है, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल लेता है. एंड दिस ऑडिट कमिटी 177, ये देखो यहाँ पे, दिस ऑडिट कमिटी टेक्स केयर अबाउट कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हाउ आई शुड चेंज, इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसीज, रिवाइज द ओल्ड पॉलिसीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सो इंटरनल ऑडिटर भी टीसीडब्ल्यूजी से बात करता है. ये मैंने आपको ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ा रखा है. ठीक है, सो इट इज दिस पार्ट. डन डन आर डन, परफेक्ट, श्योर. इट इज, यहाँ पे मैंने बताया था ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज E3, E2C भी कह सकते हैं हम लोग इसे. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. So that was the overall grounding. अब शुरू करते हैं यहाँ पे. Using the work of internal auditor. So if the entity has internal audit function, what is if the entity has? See, smaller organization, as I told you, this totally varies from the size, structure, nature, complexity of the business. If the organization is not having internal audit function, तो 610 is of no use. हम लोग इसे use ही नहीं कर पाएंगे. So we have to decide अगर मैं उसका काम यूज करूँ तो किस हद तक, एंड क्या इनका काम मेरे पर्पस के लिए एडिक्वेट है कि नहीं. तो मैम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे हद, हाउ विल वी बी डिसाइडिंग द एक्सटेंट. सो एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए देयर आर 5 पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, इंटरनल ऑडिटर्स वर्क इज एडिक्वेट एंड ऑडिट पर्पस जो है वो इवेल्युएट कर लीजिए. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. ये मैंने अभी सिखाया. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज DRC. तो बोलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन आप इवैल्यूएट कर लीजिए. इंटरनल ऑडिटर का टेक्निकल कॉम्पिटेंस इवैल्यूएट कर लीजिए. वो कितने स्किल, केयर, ड्यू डिलिजेंस से काम कर रहे हैं ये वेरीफाई कर लीजिए. एंड चेक करें कि वो जो इंटरनल ऑडिटर है एंड आई बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल वी बी एबल टू हैव अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन. अगर यस तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्लियर होता है कि ओके इनका काम मेरे पर्पस के लिए यूजफुल है, डिपेंडेंसी कर सकते हैं. इट इज दिस. ठीक है, इट इज OC3. Objective of internal audit function, competence, care, communication. Objectives, competence, care, communication. OC3. Next. Also, plan the effect of internal auditors' work on the nature, timing, and extent of external auditors' work. Wait, I'll just give you small background and then restart करते हैं. You remember we studied something called as management auditor. मैनेजमेंट ऑडिटर के काम पे डिपेंडेंसी हरने के बाद भी उसका काम वाज इफेक्टिंग अवर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. नाउ दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट स्टैंडर्ड ही हैज यूज्ड, इज ही इंडिपेंडेंट और नॉट, वेदर ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनेजमेंट और नॉट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इफेक्ट of this. So you need to consider the nature and the scope of the work to be performed. Assess risk of material misstatement at assertion level. Particular class of transaction क्या risk है, कितना risk है. Degree of subjectivity involved. देखो ये तीनों चीजों से हमको पता चलेगा कि हमारा प्रोसीजर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स का प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर्स कितना चेंज, इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट होगा इससे. नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है. अपने ऑडिट के सवाल में भी आई जस्ट टिक वन क्वेश्चन एंड बैलेंस ऑलमोस्ट सेम है इन दिस लाइंस. समझिए, व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, स्टूडेंट्स, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क. क्यों? देखो स्टूडेंट्स,
आज जिस एरिया में आपने काम किया है, आपको उसी एरिया का चेकिंग करने में बोलूँ कि बेटा एक काम करो, आप इंटरनल ऑडिटर हो? तो आपने कहा हाँ। मैंने कहा तो आप इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करते हो? आपने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आप चेक करते हो? उसने कहा हाँ। अब मैंने आपको बोला कि ठीक है, आपने जो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट किया, डिजाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, जिसको आप मॉनिटर कर रहे हो, उसके ऊपर मुझे जरा ओपिनियन बता करके दो ना कि कैसा है इंटरनल कंट्रोल, सही है कि नहीं। टीओसी करके दो ना मुझे। आपको क्या लगता है आप मुझे सही ओपिनियन देने वाले हो? टीओसी करने के बाद मुझे बताने वाले हो कंट्रोल में डेफिशिएंसी है मैम जो कंट्रोल मैंने इम्प्लीमेंट किया उसमें डेफिशिएंसी है, बता पाओगे? नहीं बताएंगे। दिस इज सेल्फ रिव्यू थ्रेड। खुद का काम खुद रिव्यू करेंगे तो नहीं आएगा आंसर सही। सेम सिमिलर सिचुएशंस हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। बोलता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी, बेसिकली बंदा जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, ही विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। हेंस उन लोगों ने ऐसे 610 में सामने से ही ये चीज बोल करके रखी कि बॉस रुको, in this particular area you cannot use the work of internal auditor for providing direct assistance. Not use the work, can not use the work. तो पहला, internal auditor shall not be used to provide direct assistance to perform the procedures that, point number 1, require significant judgment. अब देखो judgment in itself is a different view. जो एरियाज में जजमेंट चाहिए उस एरिया में मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, तो यहाँ पे मेरा जजमेंट नहीं, इंटरनल ऑडिटर का जजमेंट लगा। जबकि स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपना जजमेंट लगाना चाहिए। Say for example, for assessing the risk of material misstatement, for evaluating the sufficiency of test performed, for evaluating appropriateness of the audit evidences, for evaluating the significant accounting estimates. तो इन एरियाज में हमको इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है क्या? नहीं करना है। Why? Because it involves significant judgments. दूसरा, the areas which is having higher risk of material misstatement. अरे जिस एरिया में रिस्क है उस पे हम किसी पे डिपेंडेंट क्यों रह सकते हैं? अगर एरिया में रिस्क है तो वो तो हम खुद ही परफॉर्म करें, स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा। The areas in which he himself, internal auditor, is being involved. अगर वो खुद इन्वॉल्व है, जैसे कि टीओसी, कंट्रोल्स उसने बनाए, कंट्रोल्स उसने इम्प्लीमेंट किए, कंट्रोल्स के बारे में वो देख रेख रख रहा है, एंड अभी उसी को बोल दे कि सर जरा टीओसी करके दीजिए, तो हो गया। नेक्स्ट, एनी डिसीजंस व्हिच आर स्पेसिफिकली मेंट बाय द एसेज टू बी टेकन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर एसेज हमें कह करके रखा है कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ओपिनियन देना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही अपना डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे हम इंटरनल ऑडिटर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। ठीक है, सो मार्क दीज 4 पॉइंट्स, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या कहते हैं? जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है, जहाँ पे हायर रिस्क है, जहाँ पे वो खुद इन्वॉल्व है, और जहाँ पे एसेस के अनुसार एक्सटर्नल ऑडिटर को काम करना। मैम जजमेंट कहाँ कहाँ है? इन असेसिंग आरएमएम, in evaluating sufficiency of test performed, appropriateness of management use of going concern, significance of accounting estimates, ये सारे एरियाज में जजमेंट लगता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, इंटरनल ऑडिटर को बोलेंगे कि आप डायरेक्ट असिस्टेंस मत प्रोवाइड कीजिए, मैं इवेल्युएट कर लूंगा, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं मांगता हूँ आपसे। नेक्स्ट, इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस सवाल में है, आरटीपी में 3 बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। इसके ऊपर केस स्टडी बना करके दे सकते हैं कि एक फलाना फलाना ऑडिटर है जिसने सैम्पलिंग किया है, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि सैम्पलिंग का कितना सैम्पल साइज रखना चाहिए, वो इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर रहा है, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, ये सैंपल के लिए जजमेंट लगता है कि व्हाट शुड बी द सैंपल साइज। यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ना कि किसी और। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अभी यहाँ पे हमको इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है, तो हम लोग कहते हैं कि द वर्क ऑफ द फंक्शन, बेसिकली इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, ये प्रॉपरली प्लान्ड है, ये आप सुपरवाइज करते रहे। देखो जैसे आप आपके एंगेजमेंट टीम को सुपरवाइज कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो उनके काम को, वैसे अगर इंटरनल ऑडिटर का काम आप एज एन असिस्टेंट यूज करो तो उनका काम भी बराबर प्लान्ड है, परफॉर्म है, सुपरवाइज, डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, ये इवैल्यूएट करो। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं क्या? अगर हाँ, तो will that be sufficient in order to draw conclusion? कंक्लूजन जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, whether that is appropriate in all the circumstances or not, ये 3 चीजों के बारे में हम लोग
एडिक्वेसी को फाइंड आउट करेंगे कि यार ये जो इंटरनल ऑडिटर का वर्क है वो एडिक्वेट है या नहीं। नेक्स्ट इज यूजिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस, दिस कैन बी आस्क्ड एज ये हर एक पॉइंट, ये ए से लेकर के ई तक वाले पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल डिटेल क्वेश्चन कहलाने के लायक है। तो आपको एक एक पॉइंट पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, सो डोंट मिस द इंटरनल कंटेंट, ओके। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पॉइंट कैन बी आस्क्ड एज अ डिटेल क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहे थे हम लोग, ई यूजिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहला अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाह रहे हो तो उससे एक लिखित में अग्रीमेंट करो कि भाई मेरी और आपकी बात आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, क्योंकि आप तो रहे मैनेजमेंट के इंसान, मैं अगर आपके पर भरोसा करके आपके काम को एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, आप एक अग्रीमेंट करके रखेंगे कि यार मेरी बातें मानोगे, चीजें कॉन्फिडेंशियल रखोगे। एंड हाँ, एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उसको पूरा अधिकार रहेगा इंटरनल ऑडिटर का काम को डायरेक्ट सुपरवाइजर रिव्यू करने का, डीएसआर करने का। अगर ये तीन चीज मिलती जुलती सी है तो ही हम इंटरनल ऑडिटर का काम एज डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। गॉट इट? इजी गोइंग? सो रिटर्न agreement, confidential, you will keep all the matters confidential. The auditor, the statutory auditor will be allowed to DSR the matters. Cool. एक और लास्ट चीज है मेरे दिमाग में, ये मैं एक्सपर्ट पढ़ाते टाइम पढ़ा दूंगी आपको, कि क्या हम ऐसे 402 के हिसाब से जिसके जो पर्सन था, यू रिमेम्बर मैंने आपको बोला था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का नाम हम उसका काम यूज करेंगे। तो एसओ का जो ऑडिटर था उसका नाम क्या हम एक्सटर्नल ऑडिटर के रिपोर्ट में लिख सकते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट, दैट इज फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड ऑल्सो क्या हम ऑडिटर्स एक्सपर्ट का नाम, एक्सपर्ट का नाम क्या हम हमारे रिपोर्ट में लिख सकते हैं? एंड ऑल्सो क्या हम अदर ऑडिटर का नाम, अदर ऑडिटर कौन? द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स, इसका नाम हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर में लिख सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट में? आंसर इज नो। फ्रैंकली स्पीकिंग हम इन ऑडिटर्स का जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट है इनका काम हम हमारे रिपोर्ट में नहीं लिख सकते। यहाँ पे दो सिचुएशन आती है गाइस, इनका काम हमारे रिपोर्ट में नहीं लिख सकते इफ द रिपोर्ट इज अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग नहीं लिखेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में लॉ ने ही आपको जिम्मेदारी दी है कि बेटा आप जो सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर पे डिपेंडेंट हो उनका भी जरा नाम लिख लीजिएगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, तभी लॉ ने कह दिया तो फिर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर लॉ ने कह दिया तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बट इन जनरल सर्कमस्टांसेस अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेट द नेम ऑफ अनदर ऑडिटर, एसओ का ऑडिटर या फिर ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अगर रिपोर्ट मॉडिफाइड है, अगर रिपोर्ट मॉडिफाइड है, एंड क्यों है मॉडिफाइड? इनके कहे मुताबिक हमको लग रहा है कि हाँ यार इसके वजह से हमारे भी ओपिनियन में चेंज आएगा। अगर मॉडिफिकेशन है एंड इट इज important for the members to understand, for the members to understand। अगर आप ये नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, डोंट कॉपी, 620 में ऑलरेडी चार्ट बना करके दिया है मैंने। अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशन, तो आप लिख सकते हैं इनका नाम, वो भी आफ्टर प्रायर कंसेंट, उनका प्रायर कंसेंट लेना अनिवार्य है कि रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट, रिस्पेक्टेड एक्सटर्नल कंपनी ऑडिटर, भाई हम आपका नाम हमारे रिपोर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि आपके कहे मुताबिक मैं मेरा रिपोर्ट चेंज कर रहा हूँ। रिमेंबर 600 में मैंने आपको कहा था कि जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसके फाइंडिंग्स के हिसाब से आपका रिपोर्ट चेंज हो सकता है। तो प्रायर टेक द कंसेंट एंड उसके बाद अगर मॉडिफिकेशंस है उनके कहे मुताबिक तो फिर आप उनका काम, उनका नाम लिख सकते हैं, else you cannot state the name. Done. 610 easy। यहाँ पे आपका 610 खत्म होता है।